बंगाल, जिसकी पर कैपिटा इनकम आज़ादी के समय महाराष्ट्र से भी ज़्यादा हुआ करती थी। भारत का ये हिस्सा ब्रिटिशर्स का भी फेवरेट रीजन था और 1870 में बंगाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला पोर्ट बनाया था, क्योंकि उस समय भी बंगाल की जूट और मलमल की कारीगरी दुनिया भर में फेमस थी। टेक्सटाइल्स का बोलबाला इतना ज़्यादा था कि पूरे एशिया के एक्सपोर्ट्स का 50% और रॉ सिल्क का 80% सिर्फ बंगाल से होता था। मालदा के सिल्क इंडस्ट्री के रेफरेंसेस आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिल जाएंगे। कहा जाता था कि बंगाल जो आज करता है वो बाकी भारत कल सोचता है, क्योंकि बंगाल ने पोएट्री, साइंस, फिल्म मेकिंग, हर चीज के लेजेंड्स भारत को दिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आज बंगाल के हालातों ने ऐसे पलटी मारी है जैसे शायद केजरीवाल भी नहीं मार सकता। एक ऐसे गगन के तले एक टाइम पर इतना ज्यादा प्रोस्परस स्टेट आज सबसे ज्यादा बेगर्स से भरा हुआ है। चाइल्ड मैरिजेस में भी बंगाल की कंडीशन खराब है, डेट टू जीडीपी रेशियो में भी, और इंडस्ट्रियल आउटपुट में कंट्रीब्यूशन जो कभी 20% हुआ करता था वो सिर्फ 3-4% ही रह गया है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु की भूमि में आज एजुकेशन के हालात भी देश में सबसे ज्यादा खराब है। भले ही बंगाल में आज देश की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है, लेकिन बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन तक नहीं मिल रही। तो चलिए सिर्फ कुछ ही समय में बंगाल की इस बैकफ्लिप का राज पता करते हैं। स्टोरी स्टार्ट्स इन 1700s। जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर ही कब्जा किया, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद। और जीतने के बाद अपना जो पूरा लूटो इंडिया प्लान था उसको बंगाल प्रेसिडेंसी से ही फ्यूल किया। और बंगाल प्रेसिडेंसी में जो पैसा आता था उसका एक बड़ा हिस्सा ओब्वियसली फार्मर्स से हैवी टैक्स वसूल कराता था, और एक हिस्सा बंगाल की टेक्सटाइल्स और हाई क्वालिटी सिल्क से, जिसके लिए जब 1767 और 68 में जब बंगाल में सूखा पड़ा तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी के लिए फूड रिजर्व्स बढ़ाए और किसानों के पास खाने को कुछ छोड़ा ही नहीं। और साथ ही स्मॉल पॉक्स ने बंगाल को तोड़ा। तो बंगाल में ऐसे फेमिन्स आए जिसने बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन 1 करोड़ लोगों को भुखमरी में ही मार दिया। और उसके ऊपर से ब्रिटिशर्स ने 1793 में बंगाल को एक बड़ा झटका दिया, एक नई टैक्सेशन पॉलिसी लगाकर, ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसकी डिटेल से बात हमने अपने बिहार वाले वीडियो में की थी, जिसमें ये है कि अब के बाद से फार्मर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स देना ही होगा, चाहे फसल हो या ना हो। उसके बाद 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया, तो बंगाल का एक सोर्स ऑफ इकोनॉमी टी फार्मिंग बंगाल से दूर हो गई। फिर अर्ली 1900s में भी बंगाल का फिर से पार्टीशन हुआ। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज भी बंगाल से अलग हो गए। फिर आया बंगाल का एक और फेमिन, जो कि दोबारा से मैन मेड था ब्रिटिशर्स के द्वारा। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी को फीड करने के लिए फूड ग्रेन्स चाहिए थे, जो कि सभी बंगाल से गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1500 टन फूड ग्रेन्स डेली बंगाल से एक्सपोर्ट किए जाते थे, जिसकी वजह से 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 का एक लौता विलन हिटलर को दिखाते हैं, बट विंस्टन चर्चिल किल्ड मोर बंगालीज देन हिटलर किल्ड ज्यूज। खैर छोड़िए ये भी, लेकिन ये भी काफी नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए। बंगाल को एक और झटका दिया गया 1947 पार्टीशन में, जिसमें बंगाल के साथ ऐसी चीज हुई कि वो हंसे या रोए उसे समझ नहीं आ रहा था। देखिए, बंगाल की इकोनॉमी, बंगाल के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीजों में जूट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन 1947 पार्टीशन में जो जूट फील्ड्स थी वो 75% से भी ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान में चली गई, जो आज का बांग्लादेश है, और जूट मिल्स बंगाल में रह गई। और पाकिस्तान ने जूट एक्सपोर्ट पर इतने हैवी टैक्स लगाए कि जूट मिल्स के लिए रॉ मटेरियल्स की भारी कमी हो गई और जूट मिल्स धीरे धीरे बंद होने लगी। इसके अलावा पाकिस्तान के बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान पर अत्याचार की वजह से 30 लाख रेफ्यूजीज बंगाल में आए, जिससे बंगाल की स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब हुई। पर चलिए, ब्रिटिशर्स ने तो जो किया वो किया, लेकिन आज़ादी के बाद से हालात तो पूरे देश के ही लगभग खराब ही थे और कंपैरेटिवली बंगाल वाज बेटर। लेकिन उसके बाद भी बंगाल की पॉलिटिक्स, आज़ादी के बाद काफ़ी साल तक बंगाल में कांग्रेस ही थी, एंड यू नो द नेहरूवियन स्पीड ऑफ ग्रोथ। लेकिन बंगाल के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ। टैक्सेस से मिलने वाला रेवेन्यू शेयर जो बंगाल स्टेट को मिलता था उसको कम कर दिया गया।
जबकि बॉम्बे जैसे स्टेट्स को यही रेवेन्यू शेयर बढ़ा कर दिया गया। इसके अलावा रेफ्यूजीज क्राइसिस को मैनेज करने के लिए फंड भी कम मिले। पर चलिए, पैसों की कमी तो उस वक्त पूरे देश में ही थी, लेकिन असली डिक्लाइन बंगाल में आया मिड 1960s के बाद, जिसकी वजह थी 1962 और 65 वॉर, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज पर हुआ, क्योंकि उस टाइम पर महाराष्ट्र और गुजरात में मिलाकर जितनी इंडस्ट्रीज थी उतनी अकेली बंगाल में थी। और दोनों वॉर्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज से ज़्यादा भुखमरी पर ध्यान दिया एंड गवर्नमेंट रिड्यूस्ड एनडीसीएफ ईयर बाय ईयर। एनडीसीएफ वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करती है, जैसे रेलवेज, हाईवेज बिल्ड करना, डैम्स बिल्ड करना। और क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर गवर्नमेंट फोकस कर ही नहीं सकती थी, तो दिस वाज अ सैड न्यूज फॉर बंगाल। एंड अनदर रीजन फॉर बंगाल इंडस्ट्रीज डिजास्टर वाज कम्युनिस्ट्स। बंगाल में 1967 के बाद से ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही है, और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन या लिबरलाइजेशन को कैसे ट्रीट करेगी, ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। और इन सब पर आग में घी डालने का काम कर रही थी 1952 की कांग्रेस गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब इस पॉलिसी को भी हमने अपने इस बिहार वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। और इसमें यह था कि इसमें देश में फैक्ट्री आप कहीं भी लगा लो, और जो रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए होंगे उसको ट्रांसपोर्ट करने पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी। यानी कि पहले अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करनी हो जो कोल, आयरन, एल्यूमिनियम यूज करती है, तो आप फैक्ट्री सेटअप वहां करोगे जहां इन रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट सबसे कम लगे। लेकिन क्योंकि इस ट्रांसपोर्टेशन पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इंडस्ट्री वहाँ सेटअप करो जहाँ से आउटबोर्डिंग सबसे इजी हो, आपके एक्सपोर्ट सबसे इजी हो, बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे अच्छा हो, जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बंगाल में छोड़ा नहीं था। तो इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मिनरल रिच स्टेट्स को, जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब को। और ये पॉलिटिक्स इस माहौल को कैसे खराब करती है वो एक एग्जांपल से बताता हूँ। 2008 में टाटा ग्रुप ने सोचा वेस्ट बंगाल में एक फैक्ट्री सेटअप करने को, जिस पर ओपोजिशन की लीडर ममता बनर्जी ने इतना हंगामा किया कि ये तो कैपिटलिस्ट सोच वाला बिजनेसमैन है, जो कि हमारे स्टेट में आएगा तो अच्छा नहीं होगा। और टाटा ग्रुप को वहां से हटकर फैक्ट्री गुजरात में सेटअप करनी पड़ी। अब इससे ममता बनर्जी तो पावर में आ गई और अभी तक पावर में है, लेकिन उस फैक्ट्री से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती थी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट मिल सकता था, वो नहीं हो पाया।